हेलो एवरीवन, दिस इज रागिनी कुमार शर्मा एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लास 11th का कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी में एक्चुअल में किया क्या है कि आगे पीछे कंटेंट देखा है, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो मैंने पूरा जो कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक है जो कि क्लास 11th के चैप्टर नंबर 9 में दे रखा है, वो पूरा मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। इतना ही कार्बोहाइड्रेट आपको पढ़ना है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू भी और आपके एग्जाम्स के लिए भी इतना ही पूछा जाएगा। जो भी है क्लास 11th के चैप्टर नंबर 9 में उस टोटली बोर्ड पे मैंने लिख रहा है। कार्बोहाइड्रेट उस बुक में फिर से बोल रही हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज रागिनी कुमारी शर्मा एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्लास 11th का कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है ना क्लास 11th के चैप्टर 9 का है, बट ये चैप्टर 9 में टॉपिक्स है ना आधे आधे बांट रखे हैं। कुछ टॉपिक आगे दे रखे हैं, कुछ टॉपिक पीछे दे रखे हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट आप आगे पढ़ते हो, पॉलीसेकेराइड पीछे हो रखा है एनसीईआरटी में, तो जिसकी वजह से बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैंने कोशिश की है कि पूरा कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक एक ही स्लाइड में मैं बता दूं। तो पूरा जो एनसीईआरटी में दे रखा है कार्बोहाइड्रेट टॉपिक वो ये रहा, और इतना ही आएगा, इतना ही आपको याद करना है। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में कुछ भी नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट पता है आपको, एक बायोमोलिक्यूल है, हमारी बॉडी में पाया जाने वाला एक बायोमोलिक्यूल है। बिकॉज बायोमोलिक्यूल के चैप्टर में पढ़ रहे तो बायोमोलिक्यूल होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, और आपको पता है कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं। ठीक, तो बायोमोलिक्यूल्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एक मैक्रो बायोमोलिक्यूल है। हमने पढ़ रखा है कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो अपने साइज के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं। अगर वो छोटे हैं या फिर मोनोमरिक स्टेज में पाए जा रहे हैं तो वो आपके माइक्रो बायोमोलिक्यूल कहलाते हैं, और अगर वो बहुत बड़े फॉर्म में दिखाई देते हैं या फिर पॉलीमर के फॉर्म में दिखाई देते हैं तो वो मैक्रो बायोमोलिक्यूल के अंदर आ जाते हैं। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट आपका मोनोमरिक यूनिट नहीं है, इट इज द पॉलीमरिक यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड्स। तो कहीं ना कहीं एक पॉलीमर है, इसलिए इसको हमने क्या बोल रखा है, मैक्रो बायोमोलिक्यूल, बिकॉज इट इज अ पॉलीमरिक फॉर्म ऑफ बायोमोलिक्यूल। ठीक, ये पॉलीमरिक फॉर्म है, इसका मोनोमरिक फॉर्म आपका मोनोसेक्राइड होता है। ठीक, तो इट इज अ मैक्रो बायोमोलिक्यूल, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, इसके प्यारे प्यारे नाम याद रखने हैं। ठीक, प्यारे प्यारे नाम क्या है, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को कॉमनली शुगर भी बोलते हैं, उसके लिए हम सेक्राइड भी बोलते हैं, एंड समटाइम्स वी कॉल इट एल्डोस एंड समटाइम्स वी कॉल इट कीटोस। तो ये कुछ अलग अलग नाम है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है, पूछ सकता है कोई भी कि एल्डोस क्या होता है, कीटोस क्या होता है। देखो, कार्बोहाइड्रेट किसी ने भी पूछा तो सब बता देंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है, लेकिन किसी ने एल्डोस पूछ लिया, कीटोस पूछ लिया, सेक्राइड पूछ लिया, शुगर पूछ लिया तो बस चुप्पी। क्यों? क्यों हमें पता ही नहीं है कि दीज आर द नेम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लोकल नेम है सारे के सारे। ठीक, जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में पाया जा रहा है तो उसका कोई ना कोई मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन तो होगा। तो उसका फंक्शन क्या अपनी बॉडी में, कि ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। कैसे? अगर आप थोड़ा सा भी गौर करो, आप अपनी सुबह से लेकर शाम तक के पूरे एक दिन के रूटीन में जो भी आप खाना खाते हो उसमें आप खाते क्या हो, बेसिकली चावल और रोटी ले रहे होते हो। ऐसा तो कोई इंसान नहीं है जो दाल और सब्जी खा के जिंदा रह जाए। जिंदा तो रह जाएगा, बट समवेयर हमारी भूख शांत नहीं होती ना। हमें चावल चाहिए तो रोटी चाहिए, दाल रोटी चाहिए, दाल सब्जी चाहिए, चावल सब्जी चाहिए, समथिंग चावल और रोटी का होना जरूरी है हमारी डाइट के अंदर, क्योंकि चावल और रोटी आर द गुड या फिर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। ऑल्दो हमने चैप्टर नंबर 14 में पढ़ रखा है कि इन सम केसेस इफ़ हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए या फिर नहीं हो, उस केस में प्रोटीन्स और लिपिड भी इन्वॉल्व हो जाते हैं रेस्पिरेटरी साइकिल में और हमें एनर्जी देना शुरू कर देते हैं। बट वो तो बात की बात है ना, जब कार्बोहाइड्रेट नहीं है तब आपके प्रोटीन्स और लिपिड काम आते हैं। अदरवाइज जब कार्बोहाइड्रेट होगा आपकी बॉडी में तो इन केस कार्बोहाइड्रेट को ही पीट पाट के हम उससे एनर्जी लेने वाले हैं। तो हमारी बॉडी सिर्फ किसको पसंद करती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, कार्बोहाइड्रेट को। और कार्बोहाइड्रेट का जो मोनोमरिक यूनिट होता है दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज तो मोस्ट फेवरेट सब्सटेंस है जिसको हम पीट पाट के हम करते क्या है, उसके एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं एटीपी फॉर्मेशन के लिए। ठीक, तो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है बिकॉज ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। आपने रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पढ़ रखा है कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते क्या है, वो सबस्ट्रेट्स या फिर ऐसे कंपाउंड्स जो कि रेस्पिरेशन में ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक, उनको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। और ऑक्सीडाइज हमारा कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, लिपिड भी होता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मोस्ट फेवरेट या फिर फेवर्ड सब्सटेंस जिसको हम ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करते हैं फिर हमारी बॉडी करती है, दैट इज योर carbohydrate only. ठीक, तो it is the main respiratory substrate of our body, therefore it provide maximum energy for the work, therefore it provide maximum energy to our body. ठीक, तो इसलिए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर आपने खाने में रोटी चावल खाना बंद कर दिया तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी में वीकनेस स्टार्ट होने लगेगी। अल्टीमेटली आप वीक फील करोगे, और ये क्यों होगा, बिकॉज जितनी एनर्जी आपको चाहिए थी उतनी एनर्जी आपको मिल नहीं रही है, बिकॉज आपने कार्बोहाइड्रेट का इनटेक बंद कर रखा है। ठीक, तो ये 3 पॉइंट आपको क्लियर कट समझ में आ गए कि कार्बोहाइड्रेट है क्या। दीज आर द मैक्रो बायोमोलिक्यूल बिकॉज दीज आर द पॉलीमरिक फॉर्म। देन
इनका कॉमन नेम क्या है, शुगर भी कह सकते हैं, सैकराइड भी बोल सकते हैं, एल्डोस भी बोल सकते हैं, कीटोस। एल्डोस और कीटोस बोल क्यों रहे, जस्ट बिकॉज इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप्स होते हैं, कीटोनिक ग्रुप होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एल्डोस एंड कीटोस। ठीक, फिर अपने पास फंक्शन की बात करें तो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम करेगा। दैट्स इट, 3 पॉइंट क्लियर। जो मेन पॉइंट है दैट इज टाइप्स ऑफ सैकराइड्स। अब हमारे पास सैकराइड्स कितने टाइप के होते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं, फिर यूं बोलो शुगर कितने टाइप के होती है। तो मेनली 3 कैटेगरीज में बांटा गया है शुगर को। सबसे पहले मोनोसैकराइड्स। क्या है अपने पास, मोनोसैकराइड्स सबसे छोटी यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं तोड़ सकते। हाइड्रोलाइज का मतलब होता है ब्रेक, जिसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक प्रॉपर मॉलिक्यूल्स मान के एटम्स ले लेते हैं। ठीक, जैसे वाटर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन के एटम्स चाहिए और 1 ऑक्सीजन का एटम चाहिए, तब जाके कहीं एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ठीक, यानी कि अगर मैं इसमें 5 हाइड्रोजन एटम दे दूँ, जरूरत है कि वाटर बन जाएगा। एक कॉम्पोजिशन सेट है कि वाटर बनाने के लिए हमें 2 H2 के मॉलिक्यूल्स चाहिए, मतलब 2 H एटम चाहिए और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल चाहिए, तब जाके वाटर विल फॉर्म, तब जाके वाटर विल फॉर्म, है ना। उसी तरीके से हमारी बॉडी में एक और एग्जांपल देती हूँ इस पॉइंट को समझाने के लिए कि जो मोनोसैकराइड होते हैं वो हमारे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिनको हम फर्दर तोड़ ही नहीं सकते। जैसे काम फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, तोड़ तो हम क्यों किसको नहीं सकते, राइट। फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं सेल के बारे में। आपको पता है कि हमारी सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल एक वर्किंग यूनिट है। जो सेल एक इकलौता सेल काम कर सकता है, नहीं कर सकता। अब आपको पता है कि सेल के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं जो उसको वर्किंग एफिशिएंसी प्रोवाइड करती हैं। अगर फॉर एग्जांपल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ईटीसी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सारी क्या एक सेल के अंदर पाई जाने वाली सेल ऑर्गेनेलिज हैं। अगर मैं इन सेल ऑर्गेनेलिज को सेल में से निकाल के बाहर रख दूँ तो क्या वो एक्ट कर पाएंगी, क्या वो बिहेव कर पाएंगी, क्या वो फंक्शन कर पाएंगी? नो। जब अगर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकाल कर रख दिया या फिर प्लास्टिड को बाहर निकाल कर रख दिया, सेल मेम्ब्रेन को ही निकाल कर रख दिया, चलो सेल मेम्ब्रेन ही निकाल कर रख देती हूँ, तो क्या वो एक्ट कर पाएंगे, क्या वो वर्क कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो जिस तरीके से एक सेल को वर्किंग करने के लिए ये सारे एक प्रॉपर रेशियो में, एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, तब जाके एक सेल वर्किंग होता है। सेल से फिर टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन से हम ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम से हम ऑर्गेनिज्म बनते हैं, राइट। तो सिमिलरली अगर आप सेल को, जैसे ऑर्गन को तोड़ा जाए तो टिश्यू बन जाएगा, टिश्यू को तोड़ा जाए तो सेल बन जाएगा, लेकिन सेल को तोड़ दिया तो जो अब आपको मिलेंगे ना तोड़ने के बाद, वो फंक्शनल नहीं होंगे, वो किसी काम के नहीं होंगे। आई बात समझ? तो सिमिलरली जब हम मोनोसैकराइड की बात करते हैं तो मोनोसैकराइड क्या होता है, दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज। का मतलब क्या है, जैसे कि ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, ये 5 आपके मोनोसैकराइड होते हैं। ग्लूकोज का फंक्शन आपने पढ़ रखा है, C6H12O6 होता है। अगर मैंने इसको तोड़ने की कोशिश की तो मुझे मिलेगा क्या, कार्बन मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा और ऑक्सीजन मिल जाएगा, जो कि एक एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएंगे, जो कि मेरे किसी काम के नहीं होंगे। अगर मैं अपनी बॉडी में सिर्फ कार्बन दे दूँ तो काम चल जाएगा क्या मेरी बॉडी में? क्या वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम कर लेगा? नहीं करेगा। उससे प्रॉपर ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोज का मतलब 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हालांकि मैं ग्लूकोज को भी तोड़ सकती हूँ, लेकिन तोड़ने के बाद जो चीज़ मिलेगी वो मेरे किसी काम की नहीं। इसलिए बोला गया है कि मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं, दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज, जिनको हम बाद में नहीं तोड़ सकते, जिनको हम और नहीं तोड़ सकते। अगर तोड़ा तो डेफिनेटली हम तोड़ तो देंगे, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। तो ये सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है जो फंक्शनल है और इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ा तो आपको डेफिनेटली, तोड़ा तो हमें मिलेगा क्या, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि कुछ किसी काम के नहीं होंगे, राइट। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज इज कॉल्ड मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड के 5 एग्जांपल, एकदम रट्टा लगा लो इस पॉइंट को। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस आर द 5 मेन मोनोसैकराइड्स। हालांकि इसके अलावा भी बहुत से सैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स होते हैं, बट आपको ये मेन 5 याद रखने हैं, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। अगर थोड़ी बहुत नॉलेज आपको पता हो तो आपको पता है ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, सेम ग्लैक्टोज के अंदर भी 6 कार्बन और फ्रक्टोज के अंदर भी 6 कार्बन ही होते हैं। तो ये सारे 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर होती हैं, और लास्ट की जो राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में 5 कार्बन ही होते हैं, सिर्फ 5 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकराइड्स होते हैं। तो ये 2 अलग अलग पॉइंट इसमें याद रखना है कि ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज ये 6 कार्बन वाले मोनोसैकराइड होते हैं, जबकि राइबोस और डीऑक्सीराइबोस आपके 5 कार्बन वाले मोनोसैकराइड होते हैं। आई होप कि मोनोसैकराइड आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास क्या है, ओलिगोसैकराइड्स। क्या अपने पास ओलिगोसैकराइड्स। देखो ओलिगोसैकराइड्स क्या होते हैं, अब हमें क्या लगता था मोनोसैकराइड के बाद डाइसैकराइड आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, लेकिन उसके बीच में ओलिगोसैकराइड डाल दिया गया है। ओलिगोसैकराइड्स हमने किस सैकराइड्स को बोल रखा है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट या फिर ऐसे सैकराइड्स, ऐसे शुगर या फिर ऐसे एल्डोस, कीटोस, कुछ भी बोल लो आप, ठीक, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको तोड़ने पे आपको 2 से लेकर 10 मोनोसैकराइड मिल जाए। देखो जिनको हम तोड़ ही नहीं सकते वो मोनोसैकराइड हो गए, जिनको तोड़ने पे या 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 4 मिल जाए या फिर
10 मिल जाए, 2 से लेके 10 मोनोसेक्राइड मिल रहे हैं तो वो किसके अंदर आएंगे, ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर आएंगे। 2 से लेके 10 मिल रहे हैं मोनोसेक्राइड तोड़ने पे तो ये किसके अंदर आएंगे, ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर आएंगे। तो ओलिगोसेक्राइड्स आर बेसिकली दोस कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ठीक, इसकी फर्दर टाइप्स होंगे, सिंपल सी बात है। अगर वो 2 मोनोसेक्राइड देगा तो डाइसेक्राइड कहलाएगा, 3 देगा तो ट्राइसेक्राइड, 4 देगा तो टेट्रासेक्राइड, 5 देगा तो पेंटासेक्राइड, 6 देगा तो हेक्सासेक्राइड, 7 देगा तो हेप्टासेक्राइड, 8 देगा तो ऑक्टासेक्राइड, 9 देगा तो नोनोसेक्राइड और 10 देगा तो डेकासेक्राइड। ठीक, तो खुशी की बात यह है कि इनकी बस डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए कि ट्राइसेक्राइड टेट्रासेक्राइड होते क्या हैं। तो आपको बेसिकली क्या समझना है, ऐसे सेक्राइड्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 3 मोनोसेक्राइड देते हैं हाइड्रोलिसिस पर ट्राई हो जाएंगे, 4 देंगे तो टेट्रा हो जाएंगे। ठीक, डेफिनेशन बोल देना आप लोग। जो मेन पेपर में पूछा जाएगा वो क्या है, डाइसेक्राइड के बारे में। क्या पूछा जाएगा, डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं और डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं और उनको हाइड्रोलाइज करने पर क्या आपको मिलता है। ठीक, तो बेसिकली डाइसेक्राइड है क्या, ओलिगोसेक्राइड। ठीक, और डाइसेक्राइड नाम से पता चल रहा है जिनको तोड़ने पे, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको तोड़ने पे 2 मोनोसेक्राइड मिलेंगे। डाई का मतलब क्या, 2। ठीक, सेक्राइड मतलब मोनोसेक्राइड मान लेते हैं। ठीक, तो डाइसेक्राइड्स आर दोस कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स 2 मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। क्लियर। तो यहाँ पे अपने पास 3 एग्जाम्पल है, इनको तो याद कर लेना है। देखो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 5 मोनोसेक्राइड जिसमें से 6 कार्बन वाले और 5 कार्बन वाले 2। ठीक, वहीं पे आपके 3 डाइसेक्राइड्स है, कौन कौन से, माल्टोस है, लैक्टोस है, सुक्रोस है। माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस बोलेंगे, माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस। अब क्योंकि ये डाइसेक्राइड है तो इनको हाइड्रोलाइज करने पे, हाइड्रोलाइज मतलब ब्रेक डाउन करने पे हमें 2 मोनोसेक्राइड मिलेंगे। मोनोसेक्राइड मतलब क्या, इन्हीं 5 में से कुछ मिलने वाला है। तो देखो मिलेगा क्या, माल्टोस जब टूटता है तो वी विल गेट 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यानी कि वी विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे एक ग्लूकोज, एक मोनोसेक्राइड, दूसरा ग्लूकोज, दूसरा मोनोसेक्राइड, तो वी विल गेट 2 मोनोसेक्राइड्स। बस फर्क इतना है कि दोनों मोनोसेक्राइड सेम हो गए हैं। ठीक, वहीं पे लैक्टोस की बात करें तो लैक्टोस में क्या, ग्लूकोज और ग्लैक्टोस मिलता है। ग्लैक्टोस इसके नीचे वाला, ठीक, ग्लूकोज के नीचे वाला ग्लैक्टोस, ग्लूकोज तो मिलेगा मिलेगा। तो यानी कि सुक्रोज की बात कर ले, सुक्रोज की बात कर ले तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोस मिल रहा है। तो आप क्या देख रहे हो तीनों एग्जाम्पल में कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तो कॉमन है, चाहे माल्टोस हो, चाहे लैक्टोस हो, चाहे सुक्रोज हो, तीनों में ही आपको ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे ही मिलेंगे। बस फर्क किस चीज़ का जा रहा है, ग्लूकोज, ग्लैक्टोस, फ्रक्टोस का। यानी सेकंड मॉलिक्यूल कैसा है, पहले वाले में ग्लूकोज है, दूसरे वाले में ग्लैक्टोस है, तीसरे वाले में फ्रक्टोस है। यानी कि एक पॉइंट बहुत बार पूछा भी गया है, ये आपने पढ़ा भी होगा 14 चैप्टर में, सुक्रोज टूटने पे क्या मिलता है, जब हमने ग्लाइकोलिसिस स्टडी की होगी। ठीक, तो सुक्रोज विल गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोस। क्लियर। तो डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल और उनके हाइड्रोलिसिस फॉर्म आपको याद होने चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, अब देखो 10 तक की बात यहीं पे कर ली थी। जो टूटेगा ही नहीं मोनोसेक्राइड, जो 2 से 10 दे दे वो ओलिगोसेक्राइड, और 10 से ऊपर मिल जाए ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको तोड़ने पे 10 से ऊपर मोनोसेक्राइड्स मिल रहे हैं, दे आर कॉल्ड टू बी पॉलीसेक्राइड्स। यहाँ पे गिनती का याद रखना है, 2 से 10 तक ओलिगोसेक्राइड होंगे। ठीक, और 10 से ऊपर अगर मोनोसेक्राइड मिल रहे हैं तो दे आर कॉल्ड टू बी पॉलीसेक्राइड्स। और पॉलीसेक्राइड्स के डेफिनेशन कैसे बोल सकते हैं, दोस कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। बहुत आसान है। ठीक, फिर अपने पास 2 टाइप के पॉलीसेक्राइड हो सकते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड। फिर हमारे पास 2 टाइप के पॉलीसेक्राइड्स हो सकते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड्स और दूसरे है हीट्रोपॉलीसेक्राइड्स। अब होमो और हीट्रो में क्या फर्क होता है, नाम से पता चला, होमोपॉलीसेक्राइड्स और हीट्रोपॉलीसेक्राइड। होमो मीन्स क्या, ऐसे पॉलीसेक्राइड्स जो टूटने पे सेम टाइप के मोनोसेक्राइड दे रहे हैं, 10 से ऊपर देंगे। जैसे अगर होमोपॉलीसेक्राइड बोल रहे हो तो पहले से अंडरस्टूड है कि पॉलीसेक्राइड की बात हो रही है, यानी 10 से ऊपर मोनोसेक्राइड मिलेंगे। और अगर वो 10 मोनोसेक्राइड सेम मिल रहे हैं तो होमोपॉलीसेक्राइड, डिफरेंट मिलेंगे तो हीट्रोपॉलीसेक्राइड। आई बस समझ। यानी कि होमोपॉलीसेक्राइड को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, दोस पॉलीसेक्राइड विच गिव सेम टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस। और हीट्रोपॉलीसेक्राइड को कैसे बोल सकते हो, दोस पॉलीसेक्राइड विच गिव्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। आपको ये चीज़ मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि 10 से ऊपर मिलेंगे कि नहीं। आपने जहाँ पॉलीसेक्राइड बोल दिया वहीं पर अंडरस्टूड है कि 10 से ऊपर मिलने वाले हैं, और वो सेम टाइप के हो गए तो होमो, डिफरेंट टाइप के हो तो हीट्रो। अब मेन एग्जाम्पल इज इंपॉर्टेंट। ठीक, एग्जाम्पल याद करेंगे। होमो में अपने पास 5 एग्जाम्पल है, कितने एग्जाम्पल है, 5। स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, चिटिन है, इनोलिन है। इसमें से मोस्ट ऑफ द 4 तो आपने सुन रखे हैं, इनोलिन आपके लिए नया है। ठीक, इनोलिन केमिकल है जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। ठीक, तो स्टार्च जानते ही हो, रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट सेल। ग्लाइकोजन अगेन रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ एनिमल सेल। सेलुलोज क्या है, एक ऐसा केमिकल जो कि सेल वॉल ऑफ प्लांट बनाता है। ठीक, वहीं पे चिटिन क्या है, एक ऐसा केमिकल जो कि सेल वॉल ऑफ फंजाई में पाई जाती है। उसके अलावा एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोड्स में भी पाई जाती है, तो लोकेशन पता होना चाहिए आपको। और इनोलिन एक केमिकल जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। दैट्स इट। अब इनमें है क्या,
होमोपॉलीमर है, मतलब इनको तोड़ूंगी, जैसे स्टार्च को मैंने तोड़ा तो आपको जितने भी मोनोसेक्राइड मिलेंगे वो सारे एक जैसे होंगे। तो याद रखना स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और चिटिन, ये चारों के चारों होमोपॉलीमर है। क्या है? होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। यानी कि स्टार्च को तोड़ लो तो भी आपको ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं, ग्लाइकोजन को तोड़ो फिर भी आपको ग्लूकोज के ही मॉलिक्यूल मिलने वाले हैं, सेलुलोज को तोड़ो या चिटिन को तोड़ो, अमाउंट डिफर कर सकता है ना, लेकिन समवेयर 10 से ऊपर ही होगा और मोनोसेक्राइड के फॉर्म में ग्लूकोज ही मिलेगा, चाहे स्टार्च टूटे, चाहे ग्लाइकोजन टूटे, चाहे सेलुलोज टूटे, चाहे चिटिन। यानी कि चारों के चारों होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है। इनुलिन है होमोपॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। अब होता क्या है ना, बच्चों को ग्लूकोज याद हो जाता है तो फ्रक्टोज भूल जाते हैं, तो याद रखना इनुलिन जो है फ्रक्टोज का होमोपॉलीमर है, मतलब इनुलिन को अगर आप ब्रेक करते हो तो 10 से ऊपर आपको फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो एक इकलौता यहाँ पे याद रखना है, इनुलिन इज द होमोपॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। तो ये पांचों एग्जांपल है होमोपॉलीसेक्राइड के। एंड इफ वी टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोपॉलीसेक्राइड तो अपने पास एक इकलौता एग्जांपल है पेप्टिडोग्लाइकन। कहाँ पढ़ा है आप लोगों ने, याद आ रहा है? पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन मीन्स एक ऐसा केमिकल जो बैक्टीरियल सेल वॉल में इन्वॉल्व होता है, फिर बैक्टीरियल सेल वॉल फॉर्म करता है। ठीक, तो याद रखना पेप्टिडोग्लाइकन एक ऐसा केमिकल है जो कि एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को फॉर्म करने में हेल्प करता है, और ये एक हेटेरोपॉलीसेक्राइड है। हेटेरो मीन्स क्या? ये 10 से ऊपर मोनोसेक्राइड देगा, सारे के सारे मोनोसेक्राइड आपस में डिफरेंट हो गए। अगर वो 2 भी दे रहा है तो भी हेटेरो में ही जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो जब टूटता है तो आपको 2 टाइप की मोनोमरिक यूनिट मिलती है, एक होती है NAG, एक होती है NAMM। ये मोनोमरिक यूनिट है, आपको मोनोमरिक यूनिट के अंदर अपना मेन मोनोसेक्राइड देखना है। तो मोनोमरिक यूनिट नंबर 1 में अपने पास N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन मिलता है, जिसमें आपको ग्लूकोज के ऊपर फोकस करना है कि यानी कि यहाँ पे जब ये टूट रहा है तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल दे रहे हैं और दूसरा हमें मुरामिक एसिड मिला है। मुरामिक एसिड इज नथिंग बट द प्रिकर्सर फॉर्म ऑफ लैक्टोज। ये ला, इसी का प्रिकर्सर फॉर्म होता है मुरामिक एसिड। क्लियर? तो समवेयर जो आपका पेप्टिडोग्लाइकन है इसकी मोनोमरिक यूनिट NAG है, NAM है। बच्चे इसे नाग और नाम से याद रखते हैं, तो आप जैसे याद रख पाओ वैसे याद रख लेना। नाग मतलब यहाँ पे N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है और नाम का मतलब N-एसिटाइल मुरामिक एसिड है। यहाँ पे ग्लूकोज और मुरामिक एसिड पे फोकस करना है। ग्लूकोज अगेन मोनोसेक्राइड है और मुरामिक एसिड इज द प्रिकर्सर फॉर्म ऑफ लैक्टोज विच इज ऑल्सो मोनोसेक्राइड। तो यानी कि अगर आप पेप्टिडोग्लाइकन को तोड़ते हो तो 10 से ऊपर आपको ग्लूकोज और लैक्टोज के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट मोनोसेक्राइड के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट टॉपिक, जो कि आपकी पूरे बुक में मैंने एक पेज पे लाके दे दिया, जो कि आपकी बुक में बटा हुआ था, मैंने पर्टिकुलर एक स्लाइड में लाके दे दिया। इतना ही है जो आपको स्टडी करना है। पूरे बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट का जिक्र इतना ही कर रखा है, आपको इतना ही स्टडी करना है। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द अमीनो एसिड्स। मैं कोशिश करूंगी कि अमीनो एसिड में भी NCERT का पूरा जो भी दे रखा है मैं एक ही स्लाइड में लाके दिखा दूँ। तो ओवरऑल इस चैप्टर को हम स्लाइड पर स्लाइड ही लेके जाएंगे। हर एक स्लाइड में आपको एक पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल के बारे में पढ़ने को मिलेगा। दैट्स इट, बाय।